विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है। गैस गोदाम के पास 2 फैक्ट्रियां हैं जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 से 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है। गनीमत ये रही है कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी को जनहानि किसी की नहीं हुई है। लेकिन 2 फैक्ट्रियों में आग लगने की सीधे तस्वीरें, दमकल की 10 से 15 गाड़ियां वहां पर मौके पर जुटी हुई हैं। आग पर काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। 2 इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने की सीधे खबर आपको बता रहे हैं। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। पहले एक फैक्ट्री में आग लगी, आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि बगल में दूसरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। लेकिन ये सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंता का विषय था कि यहाँ पर गैस गोदाम के पास ये दोनों फैक्ट्रियाँ बनी हुई है जहां पर ये आग लगी है। एक गद्दे की फैक्ट्री बताई जा रही है और इसीलिए इतना विकराल रूप इस आग ने लिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भादरा में आज अलसुबह अज्ञात कारणों से एक निजी बस में आग लग गई और थोड़ी ही देर में बस आग का गोला बन गई और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही यात्री तुरंत बस से उतर गए, जिससे कोई जन नुकसान नहीं हुआ। बस की पिछली साइड में अचानक धमाके से आग लगी है, जिस कारण यात्री तो सकुशल बस से उतर गए, मगर डिग्गी में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। आगरा से चल के आ रही है गाड़ी विजय टूलर्स की, तो यहाँ पे एकदम से आवाज़ आई, कुछ स्मेल आई, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी यहाँ पे भादरा के अंदर। भादरा से थोड़ा सा आगे पे एक ये है मर्दाना है, कौन सा वरदान हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे रोका। तो रोकने के बाद देखा तो उसमें थोड़ा बहुत आग लग रहा था। उसके बाद सवारियों को धीरे धीरे पहले सवारियों को उतारा, सामान उतारा, इसको पुलिस को और इनको फ़ोन किया। बोरवेल में फंसी मासूम, बड़ी खबर आपको कोटपुतली से बता रहे हैं। कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना पिछले 7 दिनों से जारी है। 153 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन के हाथ खाली हैं। अभी भी 130 फीट के अंदर बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची चेतना फंसी हुई है। सुरंग खुदाई के दौरान वहां पर जो मिट्टी एकत्रित हो रही है उसे बाहर निकाला जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है और उस हार्ड पत्थर की चट्टान आने से इतना समय लग रहा है क्योंकि जो सुरंग खोदी जा रही है उसके अंदर जो चट्टान भरा पत्थर आया है उसे मैनुअली हटाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम चट्टान में ड्रिल करने की लगातार कोशिश कर रही है। उसमें कई सारी परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन उन सारी परेशानियों को दूर करके, उन सारी परेशानियों को दरकिनार करके रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की टीम चट्टान में ड्रिल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कोई कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता है। तो छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया। अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है। तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं गया, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, इसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है उसमें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो से हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी अपडेट क्या है? उस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कत आ रही है, कहां तक खुदाई कर ली गई है, सारी अपडेट्स बताइएगा हीरालाल। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो सुरंग बनाई जा रही है करीबन 4 फीट तक की सुरंग बना ली गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन 152 घंटे से लगातार जारी है, लेकिन जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं बाधक बन रही है। कभी बारिश बाधा बनती है, कभी जो निर्णय क्षमता है वो भी बाधक बनी थी। जो प्लान ए और प्लान बी में जो टाइम लगा प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में, वो भी एक थोड़ा समय बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधा बना था। फिलहाल जो अब सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो है चट्टान की। जो नीचे सुरंग में जो चट्टान आ रही है, एक पत्थर की लेयर है जो काफी हार्ड पत्थर बताया जा रहा है, जिसको तोड़ने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 170 फीट के नीचे गहराई में जो सुरंग बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं जो 2 सदस्यीय टीम नीचे उतरी है, उसमें से एक सदस्य जो है 25 किलो वजनी जो ड्रिल मशीन है उसके जरिए, क्योंकि स्पेस कम है तो ड्रिल करने में उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही जब ड्रिल करने के दौरान जो पत्थर काटा जा रहा है तो पत्थर काटने के दौरान जो डस्ट उड़ती है वो उस जो जवान है, जो टीम का सदस्य है, उसकी आंखों में जाने का डर रहता है।
पत्थर के टुकड़े भी उछलकर आंखों में जाने का डर रहता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं जो 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी जो चुनौतियां हैं वो उनके सामने होती है। इसके बावजूद लगातार पिछले 24 घंटे से जो ड्रिल मशीन द्वारा वो लगातार चट्टान को काटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो चट्टान है ये उस चट्टान का पत्थर है जो नीचे उस ड्रिल के द्वारा उसको काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल तरीके से जो चट्टान है उसको लगातार जो एक लेयर में चट्टान है वो इस प्रकार की चट्टान है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब चट्टान होती है तो वो पूरी एक लेयर में होती है, एक समानांतर होती है। तो कहा जा सकता है कि जो बोरवेल से और गड्ढे जो 170 फीट का जो गड्ढा खोदाया गया उसकी जो दूरी है 8 से 10 फीट की जो दूरी बताई जा रही है, जहां तक सुरंग खोदनी है, जहां बच्ची फंसी हुई है उस तक पहुंचने में जो ये चट्टान है वो कहीं ना कहीं बाधक बन रही है। लेकिन लगातार जो जवान है, वो जो सदस्य हैं, जो एनडीआरएफ की टीम के जो मेंबर हैं, वो लगातार उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जो पत्थर की जो हार्ड पत्थर की जो चट्टान है उसको काटने का प्रयास वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बाधा सबसे बड़ी है इस समय ये चट्टान है, लेकिन उनकी कोशिश ये है इसको ड्रिल किया जाए, लेकिन संभावना यही है कि आज देर शाम तक इस चट्टान को काटकर बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। ये बात तो ठीक है, लेकिन हर दिन ये हीरालाल संभावना ये लगती है कि आज बच्ची को निकाल लिया जाएगा। अभी किन किन दिक्कतों का सामना आ रहा है, और जिस तरह से कई घंटे बीत चुके हैं, महज 4 फीट की अभी खुदाई ही की गई है, तो आपको लग रहा है कि आज वो रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा? और कितनी फीट की खुदाई लगभग करनी है चेतना तक पहुंचने के लिए? देखिए, जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तमाम जो चुनौतियां हैं वो प्रशासन के सामने आई, चाहे वो पाइलिंग मशीन को लेकर देख लीजिए, चाहे वो जुगाड़ू जो टेक्निक है उसको देखकर लगता है कि भाई कहीं ना कहीं चुनौतियां कम नहीं थी। उसके बाद जब बारिश का दौर शुरू हुआ, क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, तो कहीं ना कहीं मौसम भी बैरन बनी थी, जो बारिश थी वो उसने भी खलल डाला था। इसके बाद जब सुरंग को खोदने का कार्य शुरू किया गया तो अब एक चट्टान है जो पत्थर, हार्ड पत्थर जो बताया जा रहा है, ये उसका एक ये टुकड़ा है। इस पत्थर को मैं बताना चाहूंगा कि ये पत्थर की जो उस चट्टान का पत्थर है जिसकी वजह से है जो करीबन एक समानांतर लेयर में जो 8 फीट की जो सुरंग बनानी है वो लगातार समानांतर वो चट्टान वहां है, तो उसको ड्रिल करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि नीचे जब 170 फीट की जो गहराई है उसके नीचे जाकर वो जो स्पेस भी कम होता है। मेरे साथ इस समय जो एनडीआरएफ के जो कमांडेंट है, असिस्टेंट कमांडेंट है महावीर प्रसाद जी, उनसे बात करना चाहूंगा कि ये पत्थर दिखा रहे हैं कि जो चट्टान नीचे आ रही है। सर, कितनी जो चट्टान आ रही है कितनी मोटी वो चट्टान है? सर यहाँ पे पूरा चट्टान ही है, पूरा लाइमस्टोन है। जो देखो वो जो सबसे हार्ड वाला जो पत्थर होता है ना, जिसे सीमेंट वगैरह बनाते, ये वही पत्थर है देखो। और इसको काट के ये जो आपको डस्ट दिखा, ये पूरा इसका काट के और निकालना पड़ रहा है। मतलब मिट्टी का कोई नाम नहीं, आप हाथ लगा के देख सकते हो, पूरा पत्थर है। तो इस पत्थर को काटना पड़ता है। पत्थर क्या है, अगर ऊपर से हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें क्या है, टूट जाता है, लेकिन ये और जिस तरफ साइड से करते हैं तो पत्थर अपना पूरा स्ट्रेंथ उसमें रखता है, इसलिए इसको काटना बहुत। सर, जब पत्थर को ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ रही होगी, कोई खतरा भी हो सकता है, शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें, संभावनाएं तो हर चीज़ की रहती है, परिस्थिति हर समय चेंज होती रहती है। अभी जैसे ड्रिल कर रहा है तो उसमें क्या है, डस्ट उड़ रहा है। अब अंदर टनल में चला गया, वहाँ स्पेस कम हो गया, हवा भी कम है, वहाँ पे क्लाइमेट अलग प्रकार का है। जो अंदर काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, जो बाहर हेल्पर है उसको ठंडी लग रही है, जो कंप्रेसर लगा रखा है उसकी वजह से बार बार क्लाइमेट की भी प्रॉब्लम आ रही है। डस्ट उड़ती है तो पूरी आंखें बंद हो जाती है। आई प्रोटेक्ट पे पूरा आपने देखा ही होगा, पूरा मिट्टी से ढक जाता है, दिखाई नहीं देता कई बार अंदाज से। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वहाँ पे जो उपकरण है उनका वेट भी है, आदमी सिंगल हो गया वहाँ काम करने के लिए, तो अगर थोड़ा सा भी वजन या चूक हो जाती है तो वो जख्मी भी हो सकता है अंदर। तो उन सारी चीज़ों का, लेकिन जवान हौसलों के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का सहयोग है। अभी कितने फीट खुदाई हो चुकी है और कितने फीट सुरंग को खोदना बाकी है? सर एग्जैक्ट वो तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि वो तो जब लास्ट अभी बंदा जो खुदाई कर रहा है वो बाहर आने का नाप तोल होगा तभी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी 4 फीट के आसपास, 3.5 से ऊपर हम बता सकते हैं अंदाज, वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे अभी। तो जो टनल खोदा जा रहा है, जो सुरंग बनाई जा रही है, कितने फीट है जो चौड़ी सुरंग है जिसमें आप बैठकर आसानी से काम को अंजाम दे सकें? सर देखो, ये चीज़ें बाहर हम बात करना आसान होता है, लेकिन क्या है, जैसे पहले हम सोच रहे थे कि 2 फीट का डाया लेके चलेंगे, तो जब हार्ड पत्थर होने के बाद में हमने उसको डाया, जब मैं शुरू में गया था तो मैंने देखा कि हम इसका डाया बढ़ा सकते हैं, तो फिर उसको हमने डबल किया बाहर से। अब धीरे धीरे डाया अंदर कम है, तो जाने के लिए स्पेस या काम करने के लिए स्पेस एक आदमी कर पा रहा है। 2 आदमी काम कर रहे थे पहले, एक साथ काम कर रहे थे, अब सिंगल आदमी काम कर रहा है, दूसरा हेल्प कर रहा है।
अब जैसे सुरंग थोड़ा आगे बढ़ गया तो 2 बंदे अंदर रहेंगे, एक दूसरे की हेल्पर और उसका एक काम करने वाला, एक बंदा बाहर रहेगा जो उनका दूसरा कोई कम्युनिकेशन या कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है तो वो उनके लिए एक। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं 3 बंदे काम करें। हमारी जो राजस्थान प्रभारी श्री मीणा सर है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है हम लोग डिमांड करते हैं तो यहाँ के प्रशासन, कलेक्टर और SDM, तहसीलदार सारे लोगों से तुरंत वो चीज़ हमको उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे जो सीनियर अधिकारी है, हमारे DG सर और कमांडेंट सर लाइव हमारे मीणा सर के साथ में संपर्क में, और वहाँ से भी हमारे को डायरेक्शन मिल रहा है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, हालात और परिस्थिति के अनुसार हम कोई ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट वहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमको सिर्फ छेद ही करना होता तो हम एक माइन लगाते तुरंत छेद हो जाता, वो चीज़ें नहीं। तो वो परिस्थिति के अनुसार ये एक समय के उसके हिसाब से वो टाइम लग रहा है। सर, पिछले 152 घंटे से आप लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, ऑपरेशन को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौतियां भी कई आई, किस प्रकार की चुनौतियां आई, कैसे आपने उनका सामना किया? ये चुनौतियां तो जो मैंने आपको बताई है, शुरू से लेकर लास्ट तक। बीच में बारिश भी पूरा हमारा एक दिन खराब कर दिया, बारिश ने बिल्डिंग करते समय। फिर ऊपर मिट्टी था, नीचे एक पत्थर आ गया, जो जमीन का जो टाइप ऑफ सोइल है वो चेंज हो गया। तो जो केसिंग थी करते करते हल्का सा उसमें बेंड आ गया, तो केसिंग प्रॉपर नीचे तक केसिंग नहीं हो पाई। ये तो जवानों का हौसला है कि उनके सर पे इतना बड़ा केसिंग लटका हुआ और फिर भी वो नीचे काम कर रहा है। टनू लोहा उनके सर पे लटका हुआ, लेकिन उनके जज्बे को भी मानना पड़ेगा कि फिर भी लोग अपने जवान हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। बीच में पत्थर की दिक्कत आ गई, वहाँ की जगह की प्रॉब्लम है, अंदर ऑक्सीजन लेवल है, कहीं गैसें भी हो सकता है, यहाँ से माइनिंग एरिया है वो भी रिसाव हो सकता है बीच में भी, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, बीच में क्लाइमेट, यहाँ आप जवानों को देख रहे हो बाहर अंदर से आ रहा है वो पूरा पसीने में भीग रहा है, वहाँ गर्मी है, काम करता तो गर्मी और बढ़ जाती है, श्वास भी फूलता काम करते समय, डस्ट उड़ती है, आंखों में गिर जाती है, नाक के द्वारा अंदर जाती है, मास्क लगाता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो चीज़ें कई है प्रॉब्लम में, लेकिन वो चीज़ें काम से संबंधित है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये दिक्कतें हैं या कमी है, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन एक पार्ट ऑफ वर्क है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जवान अपने हौसलों के साथ डटे हुए। उम्मीद कर सकते हैं कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है और शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। टाइम बोर्ड हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपको पता परिस्थितियाँ हर समय बदलती रहती है, प्लानिंग बदलती रहती है, काम बदलते रहते हैं। अभी हम और नए नए इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, जैसे भी जो भी संभावनाएं दिखती है वो संभावनाएं को हम यूज़ कर रहे हैं। और सारे लोग लगे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ, आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, पब्लिक भी सपोर्ट में है, सारा प्रशासन सपोर्ट में है। तो हम उम्मीद करेंगे जल्दी ये खत्म करें। थैंक यू। तो ये महावीर प्रसाद जी थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। नीचे जाकर जो हार्ड स्टोक की जो चट्टान है उसको लगातार ड्रिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी ये उस टीम के सदस्य थे जो कल शाम को इस 170 फीट गहरी जो गड्ढा खोदा गया उसमें जाके जो सुरंग बनाई जा रही है, जो चट्टान को काटने का जो ड्रिल के द्वारा काम किया जा रहा है, ये उस टीम के मेंबर थे। इन्होंने बार आके बताया कि किस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनके सामने आई है, किस प्रकार उन चुनौतियों के सामने कर रहे हैं। इनके हौसले को जज्बा है इनका, उस बच्चे को बाहर निकालने का, उसको जरूर सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन तमाम चुनौतियों के बाद भी ये लगातार डटे हुए हैं। उस बच्चे को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार इनकी ओर से जारी है। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। संगठन चुनाव को लेकर ये दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल जारी बताई जा रही, क्योंकि 10 बजे समय बताया गया था कि बैठक शुरू हो जाएगी और इस बीच बैठक शुरू भी हो गई है। जब आपको खबर बता रहे हैं, बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी मौजूद है, बीजेपी के सभी प्रभारी चुनाव अधिकारी भी मौजूद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी बैठक में शामिल है, प्रदेश बीजेपी निर्वाचन अधिकारी नारायण पंचारिया भी और शामिल है। प्रदेश में मंडल अध्यक्ष के पैनल का काम पूरा हो चुका है। अब जिला और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और फरवरी के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, अभी जब बैठक होने वाली थी तब इस खबर पर अपडेट दे रहे थे, लेकिन अब तो बैठक शुरू भी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बैठक जो है वो थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे।
साफ तौर पर यहाँ पर मैं मदन राठौर जो है वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। साफ तौर पर संगठन पर्व को लेकर के मंथन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में लगातार यह दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें सभी स्तरों पर चुनाव होते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया, उसके बाद में जो है वो सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें दोनों ही बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले सदस्य बने, सक्रिय सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। उसके बाद जो है बीजेपी जो है वो अब मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर अंतिम में राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और इसी को लेकर के कवायद जो है वो यहाँ पर चल रही कि आखिरकार किन में राज्यों में कितनी प्रगति की, कितने में जिले स्तर पर चुनाव हुए हैं या फिर मंडल स्तर पर चुनाव हुए हैं या फिर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो कितनी कर ली गई है, इसको लेकर के यहाँ पर समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मदन राठौर, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो संगठन महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में आए हुए हैं। तो साफ तौर पर राजस्थान की रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी कि आखिरकार राजस्थान में किस मुद्दे पर या फिर राजस्थान में जो संगठन पर्व चल रहा है उसमें पार्टी ने कितनी प्रगति की, इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट देंगे। साथ ही साथ में आगे की कार्रवाई को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्षों के जिस तरह से चुनाव होने हैं। हालांकि मैं राजस्थान की बात करें तो इसकी संभावना बहुत कम है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले जाएंगे, लेकिन मैं अन्य राज्यों में जहां पर प्रदेश अध्यक्षों को, कई ऐसे राज्य हैं, चाहे यूपी की बात करें या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्षों को जो है वो बदलना है, उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। तो इसको लेकर के क्या प्रगति हुई, इसकी समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जी, बैठक में कौन कौन अब पहुंच चुका है विनीत? बैठक में अगर बात करें तो सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सभी राज्यों के संगठन महामंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से संगठन महापर्व का प्रभारी के लक्ष्मण को बनाया गया है वो इस बैठक में आ गए हैं। संबित पात्रा भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी इस बैठक में आ गए हैं। तो लगभग सभी लोग जो है वो इस बैठक में आ गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी इस बैठक को जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानती है इस लिहाज से भी, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, लोकतांत्रिक पार्टी होने की बात करती है, और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, तो बीजेपी लगातार यह कहती है कि उनके यहाँ पूरी तरह से एक व्यवस्था है जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है और इसी प्रक्रिया को वो यहाँ पर पालन कर रहे हैं। तो इस मायने में भी काफी बैठक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पर। और अब राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 52 पर सीएनजी गैस टैंकर पलटने का मामला निकलकर सामने आया, जहां भांकरोटा के बाद देर रात सीकर रोड हाईवे पर यह बड़ा हादसा टल गया। टाटियावास टोल प्लाजा के पास पुलिया पर पलट गया था ये गैस टैंकर। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान टैंकर के आसपास कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था और ये भी गनीमत रही कि टैंकर के पलटने से कोई गैस टैंक नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया, एसीपी चौमू अशोक चौहान मौके पर पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस के जवान और दमकल कर्मी देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। रेस्क्यू जयपुर और चौमू फायर स्टेशन से बुलाई गई आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे तक गैस टैंकर पर पानी चलाई और फॉर्म की बौछार की गई ताकि जो गैस लीकेज अगर हो और अगर उसके अंदर जो आग पनपती है वो ह्यूमिडिटी जो पनपती है वो ना पनपे, जिस वजह से हादसा ना हो। तो खैर गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भांकरोटा के बाद देर रात सीकर रोड हाईवे पर ये सीएनजी से भरा टैंकर पलट गया। अजमेर से बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन पर एक और हादसा टला है। दरअसल यहां पर चलती ट्रेन में एक चढ़ने के दौरान एक महिला वहां पर गिर गई और आरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल था उसने महिला की जान बचा ली। सीसीटीवी फुटेज वहां पर कहती है और उसमें वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। अभी आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। आप देखिए कि कैसे चलती ट्रेन में एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दरमियान वो नीचे गिर जाती है और वहां का आरपीएफ जो हेड कांस्टेबल होता है वो महिला को खींच लेता है और पटरियों पर गिरने से वो बचा लेता है। ये तस्वीरें आपके सामने है अजमेर से।
तो रेलवे स्टेशन पर यह हादसा चला है। आप ये देखिए ऐसी तस्वीरें, इसीलिए न्यूज़ 18 राजस्थान तमाम लोगों से वो अपील करता है जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को छूटने और ट्रेन को रुकने का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी खुद जान को खतरे में डालते हैं। जैसलमेर से इस बीच बड़ी खबर, पानी और गैस का रिसाव लगातार जारी है। कल की ये खबर जब अभी भी उस जमीन से पानी और गैस का रिसाव जारी है। ट्यूबवेल खोलते समय पानी और गैस का रिसाव जारी हुआ था। कल सुबह से ही लगातार जमीन से पानी और गैस निकल रहा है। उप तहसीलदार ललित चारण लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्थायी पुलिस चौकी यहां पर बनाई गई है। 500 मीटर तक दूर रहने की लोगों की अपील की गई है। ओएनजीसी की टीम ने मौके का जायजा लिया है। जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर यह पानी उठ रहा है। ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन जमीन में धंस गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नहरी क्षेत्र के चक 27 बीडी के 3 जोड़ा माइनर का ये पूरा मसला है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए कि कैसे जब खुदाई की जा रही थी उस दरमियान ये हादसा हुआ और जमीन से 3 से 4 फुट पानी भी उछाल मार रहा है। उसके साथ गैस का भी रिसाव हो रहा है। ओएनजीसी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। 500 मीटर दूर वहां पे पुलिस चौकी बनाई गई है ताकि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। लोगों को दूर रहने की अपील की गई है और जो मशीन थी वो भी जमीन के अंदर धंस गई। और ये कल से ये वहां पर ये काम हो रहा है, मतलब ये घटना घटित हुई है कल से और अभी तक वहां पर पानी और गैस का रिसाव हो रहा है, जिस पर अभी कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। हिल स्टेशन माउंट आबू ने इस सीजन में पहली बार पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। माउंट आबू के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पोलो ग्राउंड में बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। माउंट आबू की वादियों में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, माउंट आबू की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरह से बर्फ की चादर उड़ा हुआ माउंट आबू कितना ज्यादा सुंदर लगा। पोलो ग्राउंड की सीधे तस्वीरें हैं। पोलो ग्राउंड में बर्फ की चादर यहां पर छाई हुई है और यही नजारा सैलानियों को, पर्यटकों को खुश कर रहा है, उनको रोमांचित कर रहा है और इसी का लुत्फ उठाने के लिए लोग माउंट आबू पहुंच रहे हैं। આબુમાં ખરેખર બહુ જ સરસ વાતાવરણ હોય છે અને અત્યારે તો આ જાણે કે આખું બરફની ચાદર ઓઢી દીધી હોય આબુ એવું લાગે છે। બહુ જ સરસ ઠંડી છે, બહુ જ મજા આવી રહી છે અમને, અમે બહુ જ એન્જોય કરી રહ્યા છે। અને બસ આ તમે જોઈ શકો છો કે આખા મેદાનમાં બરફની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ છે। એટલું સરસ વાતાવરણ લાગે છે, તમને એવું ફિલિંગ થાય છે કે ભાઈ અમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ આવી ગયા છે। ચારો તરફ બસ બરફ બરફ અને બરફ જ દેખાઈ રહી છે। આખા આબુમાં અત્યારે અમે પોલો ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છે। પોલો ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે કાશ્મીરમાં આવી ગયા હોય ને એવું અમને વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કરતાં પણ સારું વાતાવરણ અમને અહીંયા પોલો ગ્રાઉન્ડમાં મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે અને ઘણું સારું લાગે છે। અહીંયા આબુમાં બહુ સરસ વાતાવરણ અને ઠંડીનો માહોલ એકદમ જબરજસ્ત છે। की खबर है, कोटा में पिछले 24 घंटे में 19.2 mm बारिश दर्ज हुई है। ग्रामीण के कई इलाकों में ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। आज भी ठंड के साथ कोहरा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में छाया हुआ है, जिसके चलते सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली की तरफ से आने वाली और दिल्ली को जाने वाली कई ट्रेनें कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही हैं। तो कोटा में भी ठंड प्रचंड है। कोटा में 24 घंटे में 19.2 mm बारिश दर्ज की गई है। के चलते बीते 3 दिन से कोटा में बिगड़ा हुआ है मौसम का मिजाज। बीते 24 घंटे में 19.4 mm मावठ दर्ज की गई है। वहीं 3 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में गेहूं, धनिये की फसल को नुकसान फिलहाल ओलावृष्टि की वजह से हुआ है, जिसको लेकर के भी सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अब मावठ का जो असर है वो कम हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन घने कोहरे का जो असर है वो देखा जा सकता है। और वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।